मगध के राइज होने के बाद हमने देखा कि उसमें 3 डायनेस्टीज आई। सबसे पहले हर्यंका, फिर शिशुनाग और फिर नंदास। जो चौथी डायनेस्टी है मौर्यस डायनेस्टी। मौर्यस डायनेस्टी सबसे लंबे टाइम तक रूल किया और जो उसके किंग्स हैं वो काफी फेमस हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आपने नाम सुना होगा, और अशोक। उसके जो पहले किंग थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी, जिनको हम उसके फाउंडर कहते हैं, संस्थापक थे। दूसरे बिंदुसार, जो उनके बेटे, और उसके बाद अशोक। 326 के करीब 326-27 में उन्होंने, और उसके बाद 321 फाइनली उन्होंने जब अपने सिंहासन पर बैठे चंद्रगुप्त मौर्य, तब से 180 बीसी तक जो मौर्य साम्राज्य, जो मौर्यन डायनेस्टी रही है हिंदुस्तान में, और पर जो उसकी पावर है वो अशोक के बाद कम होती गई। तो इसको शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है, वो क्या सोर्स है जहां से हमें पता लगता है मौर्य की हिस्ट्री के बारे में। तो आइए सबसे पहले उसकी तरफ रोशनी डालते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये वो एरियाज हैं जो जो ग्रीन कलर के हैं, वो थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर हुआ करते थे। और जो बाद के ग्रे नजर आ रहे हैं, ग्रे और ग्रीन दोनों को मिला लीजिए, ये बन गया जो अशोक की अंपायर है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको एनालाइज करें कि आज का जो हिंदुस्तान है वो ये यहां से ले लीजिए कि आज का इंडिया है ये यहां तक आ जाता है, और ये बट जो इसमें पाकिस्तान के एरियाज हैं और इधर ये अफगानिस्तान के एरियाज हैं, ये भी यानी कि अफगानिस्तान तक जो है वो इंडिया का पार्ट हुआ करता था अशोक के अंडर। तो ये फर्स्ट टाइम है जब अफगानिस्तान इंडिया में था, और सेकंड टाइम ये हमें मुगल्स के में देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ साउथ में अगर देखें तो उसका एक्सटेंड यहाँ कर्नाटका तक आ जाता है। उसके नीचे जो थे एरियाज वो ट्राइब्स हुआ करती थी। चलिए अब इसके सोर्सेज की तरफ हम बढ़ते हैं। सोर्सेज दो तरह के हम सोर्स देखते हैं हमेशा, एक लिटरेरी सोर्सेज होते हैं और दूसरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेचर की अगर बात करें, हमारे पास अशोक के लिए जो इन्फॉर्मेशन है सबसे जो ऑथेंटिक कह सकते हैं वो अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य ने लिखा है, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र है कौटिल्य का। उसके बाद मेगास्थेनीज, इसकी एक बुक है इंडिका। मेगास्थेनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर हुआ करता था, उसने एक बुक लिखी थी इंडिका, जो हमने अगर आपको याद हो सोर्सेज में डिस्कस किया था इसके बारे में। तीसरी जो आपको बुक नजर है वो है मुद्राक्षस, विशाखा दत्त ने लिखी है। इसमें खास ये है कि ये इस वक्त की नहीं है, कंटेम्प्रेरी बुक नहीं है ये बुक गुप्ता के टाइम में लिखी गई थी जब गुप्ताज हुआ करते थे। और इसमें जो रेफरेंस हमें मिलता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त की किस तरह हेल्प की जो धाननंदा था उसको हटाने में गद्दी से। उसके अलावा जो दूसरे सोर्स हमारे पास आते हैं पुराण्स वो हमने बताया जिसमें पुरानी स्टोरीज हैं। तो यहाँ पर भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं अशोक और उसके दूसरे किंग्स के बारे में। उसके अलावा जो बुद्धिस्ट की दूसरी बुक्स हैं जिसे जातकाज है, जातकाज जो है ये प्रीवियस यानी कि जो पुरानी पिछले जन्म में जो बुद्ध था उसकी स्टोरीज हैं पिछले जन्म की। तो वो हमें सोशो और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताती है कि उस टाइम सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। उसके अलावा ये आपको नजर है दीपवामसा और महावामसा। दीपवामसा महावामसा ये बुद्धिस्ट बुक हैं जो श्रीलंका में लिखी गई थी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, ये बताती है कि अशोक ने बुद्धिज्म को श्रीलंका में कैसे फैलाया। तो यानी कि अगेन हमें अशोक के बारे में रेफरेंस मिल रहा है, यानी कि मौर्य के बारे में मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ तिब्बत की बुक से दिव्यवदना, तो ये हमें जो रेफरेंस देती है अशोक और उसके एफर्ट्स की उसने तिब्बत में कैसे फैलाया। उसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अशोक की इंस्क्रिप्शंस, जो उसने एडिक्ट्स इशू की थी, जो ऑर्डर्स इशू किए थे वो रॉक्स पर लिखे गए। कुछ मेजर हैं, कुछ माइनर हैं, और कुछ पिलर्स पर भी कुछ चीजें लिखी गई हैं। तो हमारे पास मेजर रॉक एडिक्ट्स आ जाती हैं और पिलर एडिक्ट्स आ जाती हैं अगर देखें तो। उसके अलावा यहाँ आपको नजर आ रहा है पंचमार्क कॉइन। जैसा हमने सोर्सेज में डिस्कस किया कि कॉइन से हमें इकोनॉमी के बारे में पता लगता है, किंग्स के बारे में पता लगता है। यहाँ जो ये कॉइन थे बट ये भी पंचमार्क थे जिनपे सिंबल्स हुआ करते। तो यहाँ पे सिंबल्स हमें नजर आते हैं, जैसे अशोक का जो था वो बोधि ट्री हुआ करता था और बिंदुसार की एक बिंदी हुआ करती थी। उस तरह वुडन पैलेसेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य,
हमें कुछ रेमिनेंट्स मिले हैं खुदाई में से, जो लकड़ी के हमें कुछ जो महल है इस तरह की चीजें मिली हैं, तो उनसे अंदाजा लगाया कि ये जो चीजें हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल की हैं, जो कार्बन डेटिंग बताती है, और उससे वो किसकी तरफ इशारा करती है, मौर्यस की तरफ। तो यहाँ से भी मौर्य की हिस्ट्री जनरेट करने में हमें हेल्प मिलती है। उसके अलावा ये जो नजर आ रहा है आपको NBPW, ये एक पॉटरी हुआ करती थी, एक खास किस्म की, जो एक तरह की लग्जरी पॉटरी थी, नदन ब्लैक पॉलिश्ड। ये ब्लैक कलर की पॉलिश पॉटरी हुआ करती थी, तो जो रिच क्लास यूज किया करते, तो इससे भी हमें वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में नॉलेज मिलती है। उसके अलावा अशोक की जो एडिक्ट्स मैंने बात की कि रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, उसके अलावा केव्स में जो लिखाए गए हैं तो वो कई जगह पे हमें वो मिलते हैं। और अशोक की एडिक्ट्स की बात करें, जो एडिक्ट्स हैं वो रॉक्स पे लिखी हैं, मैंने बताया पिलर्स पे लिखी गई हैं, और वो चुनार हिल्स हैं, जो पिलर्स हैं वो चुनार के जो हिल्स हैं उनमें से काट काट कर उनको बनाया गया, कि एक सिंगल पिलर है उसको काट के पॉलिश करके उसको बनाया गया है, और उनको अलग अलग एरिया में भेज देंगे, जैसे लौरिया अराराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये बिहार के एरिया यूपी के जहाँ पे हमें ये मिलते। सारनाथ में जैसे पिलर मिला है तो ये वही पिलर हैं। और कुछ दिल्ली में हमें लाया गया, दिल्ली तोपारा, दिल्ली मेरठ, एक मेरठ से लाया गया, और एक तोपारा, ये अम्बाला की बात कर रहा हूँ मैं, तो दिल्ली लाया गया तोपारा से, यानी कि अम्बाला से, और एक मेरठ से लाया गया। तो ये अलग अलग जगह पर उसने जो पिलर से बनवाकर वहां गड़वा दिए थे। अब उनमें क्या है वो हम आगे बात करें। दूसरा जो लैंग्वेज यूज की जाती है तो वो प्राकृत लैंग्वेज यूज करते हैं, और ये प्राकृत वो लैंग्वेज जो आम आदमी, कॉमन लोग बोला करते थे, उनकी भाषा थी, ताकि इससे हमें एक चीज पता लगती कि प्राकृत लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज यूज कर हो रही है, तो ये ऑर्डर्स लोकल लोगों के लिए। दूसरा वो एजुकेटेड थे लोग। पर कुछ एरियाज हैं जहां पे ग्रीक और एरेमिक यूज होते हैं, और कहीं पे जो स्क्रिप्ट दोनों उसमें लिखे, कहीं पे खरोष्टी लिखी हुई है। तो इससे हमें क्या नॉलेज मिलती है कि जहां पर ग्रीक लैंग्वेज हमें मिलती है, इसका मतलब जो वहां लोग रहते होंगे वो ग्रीक्स होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर ग्रीक्स होंगे यानी कि वो फॉरेनर्स होंगे, तो हमारे अपने कंट्री में नहीं होंगे, वो बॉर्डर एरियाज में होंगे। तो दूसरा यह कि ये एक्सटेंट भी बताती हैं जो इंस्क्रिप्शन है हमारी, जो अशोक की मिली है हमें। और उसके अलावा एक पिलर पे हमने मिली है, और दूसरी रॉक्स में मिली है। तो कुछ पहाड़ों पे इसने लिखवाया हुआ है, जो जैसे शहबाजगढ़ी, मानशेरा, वो हम आगे बात करेंगे। अब जो एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं। जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो भी दो तरह के, मेजर और माइनर। और मेजर जो है उनमें है कि एक्चुअल में उनमें धम्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, धम्म के सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है, कि जो अशोक ने एक धम्म चलाया था, धर्म हम कहते हैं कि धर्म था, ये धर्म नहीं था, बल्कि जो समाज में टेंशन क्रिएट हो रही थी उसको कम करने का, उसको खत्म करने का एक साधन था, जो उसने अपनी तरफ से, एक डिवाइस हम कह लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट था, जिसकी वजह से वो टेंशन को कम करना चाहता था। जो छोटी रॉक एडिक्ट्स उसमें क्या उसकी, कि जो अशोक की पर्सनल हिस्ट्री और जो उसके धम्म है उसकी समृद्धि हुई है। और जो पिलर्स हैं उसमें दिया है कि वो एक तरह से एक्सप्लेनेशन है, जो रॉक एडिक्ट्स हैं उनकी अपेंडिक्स है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आप देखिए कि अशोक की जो एडिक्ट्स थी वो कहाँ कहाँ मिलते, कि नजर इस पे डालते हैं, कि जैसे ये नजर आ रहा है आपको, ये रॉक एडिक्ट्स हैं और ये पिलर एडिक्ट्स के साइन हैं। तो ये आप जाइए गांधार में, तो यहाँ पे आपको नजर आती हैं। उसके अलावा ये बैरत में नजर आती हैं, सुपारा, गिरनार, उसके इधर जौगढ़, ये उड़ीसा में, सिद्धपुरा, कर्नाटक के एरियाज में चले जाइए, और कलसी, ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ एरियाज हैं जो आपको नजर आ रही हैं जहाँ पे। उसके अलावा इसी तरह पिलर्स हैं, ये सारे पिलर्स के एरियाज, रामपुरवा हो गया, लौरिया अराराज, लौरिया नंदनगढ़, तो ये एरियाज है जहाँ पे पिलर्स है इसके। तो अगर हम देखें इसको गौर से, तो ये कहाँ, ये बॉर्डर एरिया जो हमने बताया, ये भी बॉर्डर है, ये भी बॉर्डर है, तो ये एक्सटेंट बताते हैं यहाँ। और महास्थान एक इधर थी, तो ये सारे बॉर्डर्स की बात करते कि अशोक का जो एम्पायर था वो कितना बड़ा था। तो ये हमें इससे आइडिया लग जाता है। चलिए अभी उसके आगे देखते हैं कि जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो क्या, उसके धम्म के प्रिंसिपल्स को बताते हैं। तो आइए देखते हैं उसमें उन ऑर्डर्स में लिखा क्या गया था। सबसे पहले कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस, क्योंकि धम्म तो नॉन वायलेंस पे बेस्ड था। धम्म के अकॉर्डिंग अशोक चाहता था कि वायलेंस ना की जाए, तो उसमें यहाँ तक कि उसने
कहा कि आज के बाद किलिंग नहीं होगी। किलिंग उसमें ह्यूमन बीइंग भी थे और एनिमल्स भी, कि एनिमल्स का सेक्रीफाइस भी नहीं होगा। तो यही है कि सबसे पहले प्रोहिबिट उसने किया एनिमल जो स्लॉटर था, एनिमल सेक्रीफाइस था। उसके अलावा फेस्टिव गैदरिंग्स की जो फिजूल की हमारी जो हमारी नॉर्म्स बनी हुई हैं, फिजूल की हम गैदरिंग करते हैं त्योहारों में, उसको बंद कर दिया जाए। उसके अलावा सोशल वेलफेयर के लिए उसने काम किए, मेडिकल मिशंस भेजे, मेडिकल मिशनरीज कह लीजिए भेजे, कि लोगों को प्रॉब्लम आई, इस वजह से उसने अपने जो चिकित्सक थे उनको भेजना शुरू किया। तब वो तीसरी में कहता है कि रेस्पेक्ट ऑफ ब्राह्मणास, अपने एल्डर्स, टीचर्स की लोग को चाहिए वो सभी की इज्जत करें। उसके अलावा कर्टसी टू रिलेटिव्स, एल्डर्स, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ धम महमत्रास एंड देयर ड्यूटीज। इससे हमें नॉलेज मिलती है कि जो उसने धम शुरू किया था उसको प्रोपेगेट करने के लिए, फैलाने के लिए उसने कुछ स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जिनको धम महामत्तास का नाम देते हैं। उसके बाद अशोक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, जिसमें कहते हैं कि नीड फॉर इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। और तो इसको हम अगर पढ़ें तो वहां लिखा हुआ कि अशोक के ऑफिसर जो उससे कभी भी मिल सकते हैं, रात हो चाहे दिन हो, चाहे अशोक कहीं भी हो, क्योंकि यहाँ पे उसको किसका सवाल है, ये प्रशासन की सुचारू ढंग से चलाने का सवाल है। उसके अलावा टॉलरेंस की बात करता है, क्योंकि अशोक की एम्पायर इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो हिमालय से लेके कर्नाटक थी, तो अलग अलग कल्चर होने की वजह से वहां पे रिलीजन भी अलग अलग थे, और अलग अलग रिलीजन होंगे तो उनमें टेंशन होना वाजिब है। टेंशन मामूली बात की उनके बीच में आपस में झड़प होगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसको कम करने के लिए उसने धम्म की पॉलिसी उसने अपनाई थी। और धम्म की पॉलिसी सबसे पहले जो बात वही है नॉन वायलेंस के अलावा कि रिलीजियस टॉलरेंस, हमें एक दूसरे के धर्मों को बर्दाश्त करना आना चाहिए। और इसी तरह वो नेक्स्ट एडिक्ट में कहता है कि धम्म यात्रा होनी चाहिए, कि अशोक पहले शिकार करने जाया करता कि आज के अशोक अपनी प्लेजर के लिए ट्रैवल नहीं करेगा बल्कि धम्म को फैलाने के लिए ट्रैवल करेगा। उसके अलावा वो अटैक करता है जो मीनिंगलेस सेरेमनीज है, रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं, उन पे अटैक करता है, कि इसका मतलब कि धम्म में इन चीजों के लिए जगह नहीं थी। उसके अलावा कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्म इंस्टेड ऑफ वॉर, तो उसने जो अपने सक्सेसर थे उनके लिए एक मैसेज दिया कि कोशिश कीजिए कि आप लड़ाई से कुछ ना जीतें, प्यार से जीते जो जीते हैं। धम्म घोष। उसके बाद वो धम्म की पॉलिसी को एक्सप्लेन करता है, और कलिंगा की वार के बारे में मेंशन होता है। उसके अलावा जो फर्स्ट रॉक एडिक्टर धौली पे, उसमें उसने एक वर्ड यूज किया, एक लेटर है, एक लाइन आती है, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। तो यहां से पता लगता है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को कैसे ट्रीट करता है वो, और यही उसकी खास बात है कि वो एक पैटर्नल कह लीजिए कि फादर की तरह ट्रीट करता है। ये पैटर्नल किंगडम थी, पैटर्नल इसका नेचर बना दिया उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अब जब हमें सोर्सेज पता लग जाते हैं, हमने हिस्ट्री जनरेट की, तो जो हमें आइडियाज मिले वहां से हमने जो जनरेट किया उससे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि जो किंग्स आए थे। हमने 3 किंग की बात की मेन, पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, फिर हम बिंदुसार की थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि बिंदुसार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन, और फिर हम अशोक की बात करेंगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य ये वो है जिसने इसकी नींव रखी थी मौर्यन एम्पायर की, जिसने हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। और उसने किसको डिफीट किया, जो नंदास का लास्ट रूलर था धाननंदा, उसको हरा के खुद गद्दी पर आया। उसके बाद हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है जो एपियंस था। एपियंस कहता है कि जो अलेक्जेंडर का मिलिट्री जनरल था सेल्यूकस निकेटर, उसकी और चंद्रगुप्त मौर्य की एक लड़ाई होती है 305 बीसी में। उसके जो रिजल्ट है उसका, उसके बाद जो उसने मेंशन किया उससे हमें पता लगता है कि नंबर 1 सेल्यूकस निकेटर ने कुछ एरिया सरेंडर किए जो इंडस से वेस्ट की तरफ थे, यानी कि ट्रांस इंडस एरियाज या वेस्ट ऑफ द एरिया टू द वेस्ट ऑफ इंडस, उसने चंद्रगुप्त को सरेंडर किया। दूसरा, उसने अपने एक एम्बेसडर जिसका नाम था मेगास्थीनिस चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा। तीसरा, उसने अपनी प्रिंसेस की शादी चंद्रगुप्त के साथ की, और चंद्रगुप्त ने बदले में उसको या गिफ्ट के तौर पर कह लीजिए 500 एलिफेंट, 500 हाथी उसको दिए। और इससे क्या हुआ कि चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य वो अब हिंदू कुश तक फैल गया। उसके अलावा
हमें एक रेफरेंस आता है कि चंद्रगुप्त जब लास्ट टाइम आया उसका वो जैनिज्म में कन्वर्ट हो चुका था और अपनी डेथ के लिए, यानी कि एक ट्रेडिशन है जैन्स का जिसको संथारा बोलते हैं कि जब आपको मरना है तो आप मर सकते हैं, तो वो उस चीज को परफॉर्म करने के लिए कर्नाटक गया। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर वो कर्नाटक गया और वहां पे उसकी डेथ हुई, वहीं वो रहा तब तक नेक्स्ट या रिमेनिंग लाइफ तक, तो इसका मतलब वो एरियाज भी उसके अंडर होंगे। तो यहाँ से हमारा जो एक्सटेंट है चंद्रगुप्त मौर्य का वो भी यहाँ तक आ जाता है, कर्नाटक तक। उसके अलावा एक रेफरेंस आता है कि अभी जो पुष्यमित्रा था उसका, पुष्यगुप्ता ने जो सुदर्शन लेक है उसको रिपेयर करवाया, उसकी रिपेयरिंग कराई, और वो गवर्नर हुआ करता था चंद्रगुप्त का। इसका मतलब क्या कि चंद्रगुप्त का गवर्नर है, तो यानी कि वो जो सौराष्ट्र का एरिया यानी कि गुजरात का एरिया वो भी मौर्यंस के अंडर ही था। तो यहां से हमें उसके एक्सटेंट का पता लग जाता है। और दूसरा ये वो टाइम है जब पहली बार नॉर्थ इंडिया सारा यूनाइटेड हो गया है अंडर चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। जो इसके बाद का बेटा राजा बना बिंदुसार, और उसके हमें कई नाम सुनने को मिलते हैं। जो सबसे बड़ा वो अमित्रकेट्स है या अमित्रघात, और उसके अलावा मद्रसार और सिंहासेन अभी उसके नाम हमें मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट किंग आया है वो अशोक खुद है, और इसके बाद एक हमें रेफरेंस आता है कि जो सीरिया का राजा था एंटियोकस I, उसने भी अपना एक एम्बेसडर बिंदुसार की कोर्ट में भेजा जिसका नाम था डिमैकस। तो एग्जाम के पॉइंट से आपको ये नाम याद रख लेना, एंटियोकस I कहाँ का राजा था, सीरिया का, और दूसरा उसने जो एम्बेसडर भेजा वो कौन था, डिमैकस। और जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म में कन्वर्जन की, बिंदुसार ने पैटर्नाइज किया अजीविका को, ये अजीविका सेक्ट का फॉलोअर बना। जो नेक्स्ट किंग हम देखते हैं वो देखते हैं अशोक। जैसे ये एक जैन का बन गया, दूसरा अजीविका, तो इस तरह अशोक ने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू किया। अब अशोक के बारे में अगर लाइफ देखें तो लाइफ ये है कि जब अशोक राजा बना तो उसने अपने भाइयों की हत्या की। उसने कहते हैं कि 99 जो 99 भाई थे उसको मारा, सिर्फ एक को छोड़ के टिस्सा को उसने छोड़ दिया था। और इस लड़ाई में करीब 4 साल ये लड़ाई चली और उसके बाद फाइनली वो राजा बना और उसने 269 BC में अपने आप को अपना राज तिलक करवाया कह सकते हैं। और इस सारे सीन में उसकी जो हेल्प थी एक मिनिस्टर ने की जिसका नाम था राधा गुप्ता। और आपको ये नाम याद रखें, एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अशोक की अगर क्वींस की बात करें उसमें असंधिमित्रा, कौरवकी और पद्मावती का नाम आता है, जिसमें से जो मेन थी वो कौरवकी हुआ करती थी। उसके अलावा एक रेफरेंस में देवी का भी आता है बट वो कभी क्वीन नहीं बन पाई। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो अशोक की एम्पायर है या ये कह लीजिए मौर्यन एम्पायर है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके यानी कि 321 से लेके 180 BC जो लास्ट रूलर था उसका बृहद्रथ तब तक रही, पर सबसे ज्यादा उसका जो बड़ा एक्सटेंट रहा, सबसे ज्यादा एरिया उनके अंडर रहा वो अशोक के टाइम में रहा, यानी कि अशोक के टाइम में पीक पर रही। और तो इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते कि पहली बार सारा का सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट यानी कि उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान में मिला लीजिए, यानी कि जो नेचुरल बाउंड्रीज है वो सारा एरिया अशोक के यानी कि मौर्यंस के अंडर रहा। और अगर बैटल्स की बात करें अशोक ने सिर्फ एक बैटल लड़ी है, वो है कलिंगा की वॉर, जब वो 9th ईयर ऑफ रेन की, जब उसको राज करते हुए 9 साल हो चुके, तो 261 BC में उसने एक बैटल लड़ी कलिंगा की। कलिंगा में उसी की बात कर रहा हूँ उड़ीसा की, जहां पे नंदाज ने अटैक किया था और वहां से वो जीन के एक मूर्ति लेके आए थे। अब जब ये लड़ाई हुई तो इसने देखा कि ये पहली और उसकी आखिरी लड़ाई थी जो कलिंगा की लड़ाई है। उसने देखा कि उस लड़ाई में काफी लोग बेघर हो गए, काफी लोग जो हैं वो मारे गए हैं, तो वहां से उसका जो दिल है वो भर गया। और उसके बाद उसने एक घोषणा की कि आज के बाद लड़ाई नहीं की जाएगी। अशोक ने जो पॉलिसी थी कॉन्क्वेस्ट की उसको छोड़ दिया, कि वॉर की पॉलिसी को छोड़ दिया, आज के बाद कोई वॉर नहीं होगी। बट ऐसा नहीं था कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमें मिलता है, जो 13th रॉक एडिक्ट है उसमें रेफरेंस आता है कि अशोक ने ये लड़ाई लड़ी और अशोक का दिल बहुत दुखा और वो आज के बाद ये कॉन्क्वेस्ट जो है या वॉर है उसको छोड़ रहा है। उसके बाद जो अशोक जाना जाता है वो इसकी पॉलिसी के लिए, धम्म की पॉलिसी के लिए। धम्म की पॉलिसी सबसे पहले देखें, अगर धम्म क्या होता है,
संस्कृत में इसको धर्म कहते हैं हम, और पाली में धर्म का वर्ड है धम्मा, यानी कि धम्म इज अ पाली वर्ड फॉर धर्म, रिलीजन। अब धर्म क्या है? ये बुद्धिज्म नहीं था। हम कहते हैं कि अशोक बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी धम्म जो था उसने धम्म को फैलाया, तो यानी कि उसने बुद्धिज्म को फैलाया होगा, नाम सिर्फ धम्म दे दिया। बट जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, जो इसका कंटेंट है, उसको देख के लगता है कि ये धम्म नहीं है, धम्म जो है ये बुद्धिज्म नहीं है, कुछ अलग है उससे। क्योंकि धम्म के जो मेन हम बेसिक प्रिंसिपल्स के उसमें सबसे पहले आता है नॉन वायलेंस, फिर टॉलरेशन आता है, फिर पब्लिक वेलफेयर की बात आती है, और चौथा आता है जो सेरेमनीज हैं उनका त्याग करना आता है, उनको छोड़ दीजिए, अटैक ऑन सेरेमनीज। तो जबकि बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है, वो उसमें थोड़ा सा अलग है कि वो वायलेंस की नॉन वायलेंस की बात करता है, बट उसमें ये नहीं है कि वो बात करें कि ऐसा करना है और वो करना है, कि जैसे पब्लिक वेलफेयर की उसमें बात नहीं आती है, ये चीज है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि धम्म का उसका शुरू करने का रीजन क्या था? धम्म को शुरू करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि जो अशोक की एम्पायर बहुत बड़ी हो चुकी थी। जैसे मैं आपको बेटर रहेगा कि एक रफ सा आइडिया लेके यहाँ पे पेपर पे समझाऊं, तो हम यूं कह सकते हैं जो अशोक की एम्पायर अगर हम देखें तो यहां ले लीजिए इंडिया, थोड़ा सा रफ सा बना लेंगे, ज्यादा बेटर बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह इंडिया का मैप है। और जो अशोक की एम्पायर है, अगर हमने देखा कि आज का इंडिया, उसमें आप अफगानिस्तान का एरिया और पाकिस्तान का एरिया मिला लीजिए, ये सारा जो एरिया है ये अशोक के अंडर हुआ करता है, यहाँ से और यहाँ तक हमने देखा। तो यानी कि अब आप देखिए ये एरियाज हैं जो अफगानिस्तान के हैं आज, और ये वो एरियाज हैं जो पाकिस्तान के हैं, और ये जो एरियाज हैं यहाँ नॉर्थ इंडिया है और इधर साउथ इंडिया है। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इतनी डाइवर्सिटी हमें नजर आती है यहां पर। आज भी हमने देखते हैं कि अलग अलग तरह के लोग, अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो ये नेचुरल है कि उनके बीच में टेंशन क्रिएट होगी, क्योंकि उनका रिलीजन अलग है। तो इस टेंशन को कैसे खत्म किया जाए? जो अशोक ने अपने प्रिंसिपल्स निकाले थे वो यहीं से निकाले। जो पहला उसने निकाला कि एक चीज हम कर सकते हैं, सबसे पहले लोगों के अंदर डालिए टॉलरेशन, कि लोग एक दूसरे के रिलीजन को टॉलरेट करना सीखें। अगर वो टॉलरेट नहीं करेंगे तो रिटेलिएट करेंगे, और रिटेलिएट होगे तो क्या होगी? लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई झगड़ा यानी कि टेंशन क्रिएट होगी सोसाइटी में, और सोसाइटी का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले उसका प्रिंसिपल यहाँ पे हमें यही नजर आता है। जो दूसरा प्रिंसिपल या दूसरा जो उसने सोचा कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, नॉन वायलेंस। उसने नॉन वायलेंस, अशोक ने बैन लगा दिया कि ह्यूमन छोड़िए, उसने बैन लगा दिया कि एनिमल सेक्रीफाइस भी नहीं किया जाएगा। सिर्फ रॉयल किचन में उसने अलाउ किया कि जो किचन होगा शाही किचन, उसमें एक मोर और 2 हिरन, सिर्फ उनको कुकिंग किया जा सकता है, अदरवाइज वहां पे बाकी एनिमल नहीं यूज किए जाएंगे, और बाद में उनको भी बंद कर दिया जाएगा, यानी कि राजा मीट खाना छोड़ देगा। बट ओवरऑल उसने नॉन वायलेंस की बात की कि कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा। यहां तक कि उसने कहा कि रिस्पेक्ट करना सीखे, जैसे कि हमने एडिक्ट्स में देखा, जो उसके एडिक्ट्स हैं कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कर्टसी टू योर रिलेटिव्स। तो यहां पे वो नॉन वायलेंस और टॉलरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये आइडियाज उसके थे जिसने उसको इंप्लीमेंट किया और धम्म बनाया। तीसरा जो उसने यहाँ पे प्रिंसिपल आता है वो आता है कि अटैक ऑन जो सेरेमनीज थी,
कि यूजलेस सेरेमनीज हम कह लेंगे, यूजलेस सेरेमनीज, कि जो फिजूल खर्ची है, फिजूल की उनको उसने अटैक किया। उसके अलावा पब्लिक वेलफेयर की उसने बात की। अशोक ने खुद पब्लिक वेलफेयर के लिए काफी काम किए। तो यहां से अब हमें आइडिया लगे कि जो धम्म था वो क्या था और किस लिए बनाया गया था। और उसको प्रोपेगेट करने के लिए हमने देखा कि उसने धम्म महामत्ताज अपॉइंट किए थे, और धम्म महामत्ताज भी कहां कहां तक घूमेंगे, इसलिए उसने जो एडिक्ट्स हैं इनके थ्रू भी उसने अपने धम्म को फैलाया। कि जो हमने देखा कि मेजर रॉकेट्स जो है वो क्या है, वो धम्म का प्रिंसिपल ही बेसिकली, धम्म को फैलाने की उसने वो लिखा दी गई है। चलिए अब आगे बात करते हैं अशोका की। हम धम्म बात करें, ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। और अशोक के बाद क्या हुआ, अशोक के बाद जो है कि जो उसकी अंपायर थी वो हमने देखा कि खत्म होगी। खत्म क्यों हुई, अशोक की डेथ के बाद उस पर डिवीजन होनी शुरू होगी। जो उसके आगे सक्सेसर थे उन्होंने एम्पायर को आपस में बांट लिया। जो एक तरफ यहां जैसे आपको दिख रहा है कि एक तरफ जो रूल किया करता था वो कुणाल रूल किया करता था, और दूसरी तरफ संप्राति रूल किया करता था। जो वेस्टर्न पार्ट था वो कुणाल के पास था, जो ईस्टर्न वो संप्राति के पास था। और बाद में यहाँ पे दशरथ था, जो लास्ट किंग्स हम देखेंगे तो ईस्टर्न में उसको हम दशरथ का नाम देखेंगे। और दशरथ का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कुछ गुफाएं बनवाई थी जो आजीविका सेक्ट को इसने डेडिकेट की थी। और यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है वो लास्ट रूलर नजर आ रहा है बृहद्रथ, जिसको हम यहाँ पे देखिए 185 बीसी की पुष्यमित्रा शुंगा। पुष्यमित्रा शुंगा जो उसका मिलिट्री जनरल हुआ था, उसने उसका मर्डर किया और वो खुद राजा बन गया था। तो इस तरह जो मौर्य डायनेस्टी है वो खत्म हो गई थी। अब कुछ इसके स्पेशल फीचर्स हैं और जिसकी हम डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में। तो उसमें सबसे पहले आते हैं मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन। जो मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन है मैं आपको पहले उसका ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद हम आगे उसमें 1 बाय 1 पॉइंट्स की जो चर्चा है वो कर सकते हैं। अगर ओवरव्यू की हम बात करें आपसे, तो जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले जो उसका फीचर है वो ये है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था, और वो भी यहां लिख लीजिए हाईली सेंट्रलाइज्ड, कि एक सेंटर हुआ करता था यहाँ पे। जो इसके स्टेट्स हुआ करते हैं यहाँ प्रोविंसेस, जिनको ये कंट्रोल किया करता था। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे जिनको ये स्टेट कंट्रोल कर रही हैं, और इनडायरेक्टली सेंटर भी इन्हीं को कंट्रोल कर रहा है। और उसके नीचे सब डिविजन्स हुआ करती थी जिनको ये कंट्रोल किया करते थे। जो डिस्ट्रिक्ट थे और सब डिवीजन आकर फिर इनसे नीचे हुआ करते थे विलेज। तो ओवरऑल जो इनका कंट्रोल था विलेजेस तक वो सेंटर का हुआ करता था। तो इसलिए ये कहते हैं ये वो स्टेट है जो फर्स्ट सेंट्रलाइज स्टेट है इंडिया की। दूसरा जो इसका स्पेशल फीचर है वो है कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी। यहां हमें ब्यूरोक्रेसी नजर आती है, जैसे आज हम देखते हैं हमारा सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसमें ब्यूरोक्रेट्स दिखते हैं। यहां पे एक रेफरेंस आता है अध्यक्षास और तीर्थास का, 27 अध्यक्षास का रेफरेंस आता है। और अगर आज के उनको कंपेयर करें तो अध्यक्षास जो थे एक डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे, और अगर आज की बात करें आज एक डिपार्टमेंट का हेड सेक्रेटरी होता है, तो ये सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट हुआ करते थे। उसके अब वहां पे नाम आता है तीर्थास का। तीर्थास ये बाद में अपॉइंट किए गए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स थे। और इसके अलावा धम्म महामत्तास, धम्म महामत्तास वो थे जो धम्म को प्रोपेगेट करने के लिए किए गए थे। इसके अलावा काफी सारे ऑफिसर्स थे जो हायरार्की में आते थे। जैसे अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो स्टेट पे गवर्नर्स हुआ करते हैं, उनके नीचे कौन था, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट था तो प्रादेशिक राज्य का युक्ता हुआ करते थे, उसके नीचे गोप एंड स्थानिक वो सब डिवीजन पे होते थे, और ग्रामिका विलेजेस पे। तो हायरार्की थी और चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी है। तीसरा जो उसका स्पेशल फीचर है कि स्टेट कंट्रोल ऑन इकोनॉमी। जो इकोनॉमी थी उस पे मौर्यन स्टेट खुद कंट्रोल किया करते थे, और यहां थे कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जिनको मौर्यन स्टेट ने अपने अंडर लिया हुआ था, यूं कह लीजिए, जिसपे उनकी अपनी मोनोपोली, जैसे माइंस।
माइंस पे इनकी मोनोपोली हुआ करती थी। उसके अलावा जो इनका जुडिशियल सिस्टम था, स्पाइस सिस्टम था, तो काफी सारे से फीचर जो है यहां निकल के सामने आते हैं। चलिए अब आगे हम इसको देखते हैं कि और क्या क्या फीचर्स थे इसके। कि सबसे पहले हमने देखा सेंट्रलाइज थी, जो राजा था वो सुप्रीम हुआ करता था और उसको असिस्ट करने के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी, कुछ ऑफिसर्स थे। उसके अलावा हमने अध्यक्षास की बात की। हाईली सेंट्रलाइज था, यहाँ तक कि लोअर लेवल तक जो थे वो सेंटर से अपॉइंट किए जाते थे। यही हमने अभी डिस्कस किया। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि कौटिल्य क्या कहता है कि 7 एलिमेंट कौटिल्य बताता है जिनको आप याद रख लीजिए। प्री में पूछ सकते हैं ऐसा, क्योंकि वैसे तो इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडिया ज्यादा है, बट हमें कुछ कसर नहीं छोड़नी। हमें जहां पे जो टॉपिक है जिसकी जितना इंपॉर्टेंट होगा उसको उतना हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जो एलिमेंट्स बताए उसमें बताया किंग बताया, उसने अमत्यास बताया, जनपद बताए, दुर्ग, कोश, सेन और मित्र, सेना और मित्र। तो ये वो 7 एलिमेंट हैं जिसमें चाणक्य कहते हैं कि इनके बिना कोई राजा नहीं चल सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती, इनका होना जरूरी है। और दूसरा जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन, स्टेट का पार्टिसिपेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, और कुछ एरियाज में उसकी अपनी मोनोपोली, और जो ऑफिसर थे उनको सैलरी कैश दी जाती थी। उसके बाद हमने जब बात की सेंट्रलाइज कैसे, मैंने आपको अंपायर के बारे में बताया था, तो यहाँ पे आपको वो नजर आ रहा है सारा कि जो इसका जो मौर्यास थे उनकी जो हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, उनकी एम्पायर थी, वो किस तरह डिवाइड हुई थी। जो वैसे मैंने अभी आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया, रेफरेंस दिया उनका, तो उनका हम यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अंपायर नजर आ रही है कि जो अंपायर था उसके ऊपर जो राजा हुआ करता था, अंपायर के नीचे प्रोविंसेस हुआ करते थे, प्रोविंसेस के ऊपर कुमार्स, और ये कौन थे, ये गवर्नर हुआ करते थे। ये गवर्नर कौन थे, जो रॉयल ब्लड से होते थे लोग, जो रॉयल प्रिंसेस हुआ करते थे, उनको जनरली गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, जिनको कुमार का नाम दिया गया है। और अंपायर से नीचे प्रोविंसेस, प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट हुआ करते हैं जैसे कि आज होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स पे जो हुआ करते हैं इनको कंट्रोल करने 3 ऑफिसर हुआ करते हैं मेन, प्रादेशिका, राजुका और युक्ता। प्रादेशिका ये आजकल हमारे डीसी साहब है, उनके इक्विवेलेंट हैं, ये कह लीजिए पटवारी, और ये जो सेक्रेटरियल स्टाफ है जो अकाउंट्स पर मेंटेन करते हैं युक्तास, ये वो हुआ करते थे सेक्रेटरियल स्टाफ। उससे डिस्ट्रिक्ट नीचे सब डिविजन हुआ करते थे जिसपे 2 ऑफिसर्स हम देखते हैं, गोप एंड स्थानिका। ये और कुछ नहीं, ये अकाउंट्स मेंटेन किया करते हैं और इनकी हेल्प किया करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं। और सब डिवीजन से नीचे आते हैं विलेज, विलेज पे ग्रामिका और कुछ एल्डर्स हुआ करते हैं जिनको ग्राम वृद्धा का नाम दिया गया है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पे सारा एक पूरा का पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम नजर आ कि एक नीचे हायरार्की चलती है लोअर लेवल तक ऊपर से यहाँ पे, और हर उस पे एक ऑफिसर है जो हायरार्की में बंधे हुए हैं, जो उसको ऊपर वाली चेन को आंसरेबल है। इसके अलावा कि यहाँ पे हम और क्या देखते हैं, एक स्पेशल फीचर है वो इसका म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सिटीज में हुआ करता था, जो हमने देखा वो दूसरे सारे एरियाज में, बट जो सिटीज थे मेन जैसे पाटलिपुत्र हो गया, अवंती हो गया, ये वो सिटीज है जहां पे चलाने के लिए कुछ स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए थे, जिससे दरोगा होता तो इनको चलाता था। और या उसको आज दरोगा में कह रहे हैं, उस टाइम नगर का बोला जाता है या नगरक। ये नगरक की ड्यूटी होती थी या नगर का की जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराना और वहां पे, और वो साथ साथ म्यूनिसिपल कमिश्नर का भी काम किया, जैसे सेंसिस वगैरह देखना, डेथ की, बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, सेल वगैरह, तो ये सारा वही देखा करता था। और उसको मेंटेन करने के लिए कुछ कमेटीज बनाई हुई थी, 6 कमेटी, जिसमें एक में 5 मेंबर हुआ करते थे, और वो ये कमेटी थी। एक इंडस्ट्रियल आर्ट की कमेटी थी, एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स की कमेटी, एक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ की कमेटी, एक ट्रेड एंड कॉमर्स की, फिर मैन्युफैक्चर गुड्स की, फिर टैक्स कलेक्शन की। तो ये कमेटी थी जो एक सिटी को चलाया करती थी। तो यही वो चीजें जो इसको अलग करती हैं कि अभी तक हमने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखा, तो यहाँ फर्स्ट टाइम में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने को मिलता है। उसके अलावा इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि स्टेट जो है पार्टिसिपेट किया करती थी इकोनॉमी में, और यहाँ पे एक स्पेशल फीचर जो सोसाइटी में देखने को मिला वो ये था कि शूद्रास की कंडीशन इंप्रूव हुई, और उस वजह से उसका इफेक्ट इकोनॉमी पड़ा। वो क्यों? जो कौटिल्य है उसने हमेशा
पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हमेशा। उसने कहा कि बिना पैसे के हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते, और इसलिए उसने अलाउ कराया कि जो शूद्रास हैं वो भी एग्रीकल्चर कर सकें, जो कि अभी तक नहीं करते थे। उनका काम सिर्फ एक हुआ करता था कि जो ऊपर के वर्ण्स हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करना, जो मीनियल वर्क्स हैं वो परफॉर्म किया करते। बट इन्होंने अलाउ किया कि जो बंजर जमीन है वो दे दीजिए इन्हें, और टूल्स दीजिए, इम्प्लीमेंट्स दीजिए, हेल्प कीजिए, ताकि वो भी फसल उगाएं और तरक्की में, देश की तरक्की में वो योगदान दें। और यहाँ पे उस ऐसा करने से क्या हुआ कि जो उनकी कंडीशंस थी शूद्रास की, वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई। उसके अलावा इन्होंने जो कृषि है उसमें सिंचाई के साधन के भी प्रबंध किए, और जो टैक्स था वो 1/6 हुआ करता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो रेफरेंस देता है कि अगर इमरजेंसी आती है तो कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ यही था कि नॉर्मल टाइम्स में टैक्स जो 1/6 हुआ करता था, और अगर इमरजेंसी आते तो टैक्स बढ़ाया जा सकता था, और इमरजेंसी में कुछ नए टैक्स लगाए भी जा सकते थे। और जो वेट एंड मेजर्स है उनको भी स्टेट खुद कंट्रोल किया करती थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एरियाज जिनमें स्टेट की मोनोपोली हुआ कर, जैसे माइनिंग था, फॉरेस्ट है, सॉल्ट है, और लिक्वर मैन्युफैक्चर आर्म्स है, तो उसमें इनकी मोनोपोली हुआ करती। वहां पे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल काम करना अलाउड नहीं था कि वो उस बिजनेस को चला सके। उसके अलावा कुछ रेफरेंस मिलते हैं जहां पे हमसे पता लगता है कि 2 इंस्क्रिप्शन है, आप इनको याद रख लीजिए। शौगोड़ा जो यूपी गोरखपुर में, और दूसरी ये महास्थान है, ये बांग्लादेश में आज। तो वहां हमें इंस्क्रिप्शन मिलती है जहां पे रेफरेंस दिया गया कि फेमाइंस को कैसे खत्म करना, अगर फेमाइंस आता तो क्या आपको मेजर्स लेने चाहिए। तो मौर्यन एम्पायर में इतना ही काफी है तब तक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, तब तक धन्यवाद।